Good afternoon, guys. Last lecture we were discussing tautomerism, and perhaps last lecture I told you we will discuss those two exercises today. So, have you all attempted those questions? Am I audible? हाँ सर। Yes, sir. तो वो शीट डिस्कस करेंगे या शुड आई कंटिन्यू आफ्टर tautomerism? Sir, continue after. बिकॉज लास्ट लेक्चर में लोगों ने बोला था नहीं आप क्वेश्चन जरूर डिस्कस करना, ऐसा बोला था। सर डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ सर डिस्कस करो। So can you discuss at the end of the class? एट द एंड नहीं बेटा, पहले होगा, क्योंकि फिर उसके हिसाब से मुझे पता चलता है ना कितना टाइम बचा है और मुझे क्या चीज फिनिश करनी है। हाँ सर कर। Okay, sir. चलिए, सो शीट्स निकाल लीजिए बेटा सब लोग। और जब भी ऐसी शीट्स मिलती है ना, आप उसका प्रिंट आउट निकालें। इससे फायदा क्या होता है कि आप उसी में फिर लिख पाएंगे जो भी डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पर। इट इज बेटर यू राइट ऑन दैट शीट ओनली। सो पहला असाइनमेंट डिस्कस करना है बेटा। फर्स्ट असाइनमेंट, नॉमेनक्लेचर। नहीं सर सर बताइए बेटा, विच क्वेश्चन यू वांट? Even you can write in that chat box whatever question you want to discuss with me. I'm not going to discuss each and every question, वरना उसमें तो टाइम बहुत ज्यादा जाता है। Seventh question somebody said. Assignment 1 का seventh question you said. Next, third question somebody said. Fifth भी किसी ने बोला। और बताइए बेटा। No more doubts sheet में? 12th. Then somebody is saying 19th. 10th somebody is saying. After assignment discussion, we'll discuss theory part. So no more questions. इधर शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। एंड खास बात ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। सो if there is no functional group, only substituents are there, then numbering will be done on the basis of summation of locands, जिसमें मिनिमम आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, लाइक यहां से 1। अब इधर जाएंगे तो 2 3 थर्ड पे Br आ रहा है, इधर जाएंगे 2 3 थर्ड पे क्लोरो आ रहा है। ब्रोमो क्लोरो अल्फाबेटिकली, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट पोजीशंस पे है। तो 2 3 4 5 6। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन इन नंबरिंग दिस? सबको क्लियर है ना बेटा? तो इसमें बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग है और कोई इसमें कुछ और नहीं है, तो साइक्लो अल्क मतलब हेक्स, एंड देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो ANE और E हटा देंगे बिकॉज OH स्टार्ट्स विद ऑल। ये तो नाम हो गया आपका। दिस इज रूट वर्ड फॉर साइकिल, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, this is secondary suffix. You can recall I told you that name is made up of 4 parts. तो 3 parts हो गए, 4th part पहले आता है, that is prefix. तो 3 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, तो क्या लिखोगे बेटा? ठीक है। और मिथाइल भी यहाँ पर है, तो मैं एक मिथाइल छूट गया मेरे से, तो पहले मिथाइल के लिए भी स्पेस बनाते हैं। ये हो जाएगा
3 पे ब्रोमो है ना, ब्रोमो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। वैसे आप खुद भी अब लिख सकते हो, कोई मेरी लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मिथाइल। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये सारे के सारे बेटा प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। कॉपी कर लो बेटा। जो लोग पहले लेक्चर में एब्सेंट भी रहे होंगे उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन डन। लेट मी नो अगर वो कॉपी कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। ओके बेटा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन IUPAC नेम है। क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक रिंग है एंड रिंग में डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। अब इसमें याद रखना कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप ओनली, बट यू नीड टू मूव टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और अगर दोनों है तो डबल बॉन्ड या जो क्लोज होगा उसकी तरफ तो 1। इधर जाएंगे तो हमको सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन इधर जाएंगे तो सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड, तो प्रिफर दैट वन। किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना बेटा। सो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूट। साइक्लोब्यूट। और साइक्लोब्यूट के बाद ENE आएगा कि ANE आएगा कि YNE आएगा? ENE. ENE। और E रिमूव कर देंगे एंड का, बिकॉज ऑल आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मेन नेम। दिस इज रूट वर्ड, दिस इज लोकैंड, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। ये हो गया। और इसके पहले प्रीफिक्स लगाना है, दैट इज ओनली फॉर इथाइल। सर आप रिपीट कर सकते हो अपने डबल बॉन्ड से क्यों सेकंड चालू किया? अब मैंने कहा देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं चेन में, और उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया रहता है। फिर लॉन्गर चेन। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो OH है, यहां से शुरू करेंगे। फिर नंबरिंग के लिए हमको जाना है तो इधर उतनी ही पोजीशन पे मेरे को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर जाने पे उतनी पोजीशन पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आई विल प्रिफर अनसैचुरेशन इन डबल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो आई वेंट इन दैट, ठीक है। ठीक है सर, मतलब 3 और 4 के बीच में होता है तो फिर भी हम वैसे ही करते हैं मतलब। हाँ, डबल बॉन्ड जिस तरफ से तुमको पास पड़ेगा उधर जाना है। ओके सर। 3 और 4 के बीच में होता तो बड़ा इधर से घूमते हैं, क्योंकि इधर से नंबरिंग 2 हो जाती ना। ऐसा नहीं कि आपको क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, जिधर से भी जाना है पास पड़ना चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक है। ओके सर। तो ये भी आप कॉपी कर लेना। फिफ्थ भी गॉन। सेवेंथ नाउ वी नीड टू डिस्कस। कॉपी बेटा। Somebody saying why 2 enol? Because ene matlab alkene. Alkene is at second position. That is why 2 ene. All is not at second. Ene is at second. Okay. Now seventh question. In that seventh question, you can see CH3, C double bond O, N is connected with Br, N is connected with Cl. Now, for timing, you just ignore this nitrogen, Br and Cl. Just focus on the principal functional group. This is amide. Okay. Now, for amide, the first carbon is this one, carbon that is connected with nitrogen, CO carbon. And then this side you need to move. How many total number of carbon atoms in the parent chain? 2. So it will be simply eth. The root word will be eth. Do we have any unsaturation double or triple bond in the parent chain? No. Unsaturation नीचे की तरफ है, chain में होनी चाहिए. So it will be simply
A and E. Now amide is at the end, so you need to remove this E because amide starts with A, so it will be this one. This is primary suffix, this is secondary suffix, ethenamide. ठीक, इसका प्रीफिक्स लेकिन आपको यहां देना पड़ेगा बिकॉज ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है. यू नीड टू राइट N ब्रोमो, N chloro. Why bromo first? It is obvious, alphabetical. This is the part what? Prefix. इसको भी लिख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो. सर एक डाउट था सर. बोलो बेटा. सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम किसको मतलब पास में होगा तो किसको जाएंगे मतलब? जो पास में रहता है उधर से करते हैं, और अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस. ओके सर. हो जाए तो बताइए बेटा. Yes, sir, done. Okay. Then the next question, 10th question. स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं. 10th question में question is given as CS3 Cl here, double bond C CS3 here, CH C2H5 है, so it is better you open. Do not write in condensed form like this. First of all, since no principal functional group, so parent chain should contain maximum double triple bond. ये लॉजिक है, तो इट इज ऑब्वियस पेरेंट चेन तो ये होगी. नाउ नंबरिंग कहां से शुरू होगी? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड? सो आंसर है डबल ट्रिपल में सबसे पहले ये देखो एंड किसकी तरफ क्लोज है, तो ट्रिपल, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को. ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, एंड ये इथाइल है. अल्फाबेटिकली अब नाम कर दो प्रीफिक्सेस के लिए, और यहां पर तो हेप्ट आएगा. रूट वर्ड इज हेप्ट. ठीक है, हेप्ट, दिस इज रूट वर्ड. देन इसके बाद इसमें कुछ और तो है नहीं, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, और 5th पोजीशन पे एल्कीन है, तो हम लिखेंगे 5 ईन. और जो आइन है YNE, वो भी वाई से शुरू होता है, तो वॉवेल या वाई अगर इससे शुरू होगा तो आप ई रिमूव कर देते हो, तो ये हो जाएगा आपका नेम. ये तुम्हारे लिए सफिक्स हो गया इसका. और हेप्ट से पहले क्या लगाना है बेटा? 4 इथाइल 6 क्लोरो. क्लोरो पे रहेगा. और सॉरी, हाँ इथाइल, ब्रोमो नहीं है, इथाइल है, तो इसको लिखेंगे 4 क्लोरो सर 6 क्लोरो, और फिर आएगा 4 इथाइल, एंड फिर क्या आएगा बेटा? 5 मिथाइल. चलो, ज्यादातर लोगों को अब लिखना आता है. सो ये आपका प्रीफिक्स का पार्ट. सर बोलो बेटा. उधर भी एंड में होता है डबल बॉन्ड, तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? डबल को. अगर ये डबल बॉन्ड इधर इस एंड में होता तो डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं. डबल बॉन्ड प्रेफरेंस में रहेगा अगर इक्वी डिस्टेंट होंगे सब. ठीक है, ओके सर. should I remove this? फाइव इनाइन नहीं है बेटा, ये 5 जो है वो इन के लिए लिखा गया. 5 इन. आइन के लिए तो 1 है, बट 1 लिखा नहीं जाता है, तो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि 1 पोजीशन. चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था बता? 12th एंड 19 दो बचे हैं इसमें. 12th क्वेश्चन.
12th एक स्पेशल नेमिंग वाला क्वेश्चन है। अगर तुम रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइकिल यानी रिंग के साथ डायरेक्टली ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन, तो उसके लिए स्पेशल नेमिंग आती है। ठीक है, तो स्पेशल नेमिंग क्या, तो उसमें हम बोलते हैं कि वॉट एवर रिंग गिवन, फर्स्ट यू राइट द नेम ऑफ द रिंग। नेम ऑफ द रिंग क्या है बेटा? साइक्लो हेक्सेन। और फिर इसके लिए स्पेशल सफिक्स आता है, याद करके बताओ इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या है। वैसे तो ऑप्शंस में भी दिया ही रहता है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए बट स्पेशल नेमिंग है ये। तो इसके लिए क्या होता है बेटा? एमाइड नहीं आएगा, इस बार क्या लिखेंगे बोलो? कार्बोक्सिलामाइड। यस, कार्बोक्सिलामाइड। ये हो गया आपका मेन नाम। उसके पहले केवल, सिंस ये नॉर्मल एमाइड नहीं, इसके पास एन पे C6H5 भी लगा हुआ, एट द स्टार्ट वी नीड टू राइट एन फिनाइल। ऐसा, किसी को डाउट है बेटा इसमें? सर वो फिनाइल कैसे? ये C6H5 ही तो है ना? हाँ, C6H5 को फिनाइल बोला जाता है। अच्छा सर। जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल होते हैं, उसी तरह से फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है। Should I remove this? Yes, sir, done. Then कौन सा क्वेश्चन था? 19 तो बेटा ये बाईसाइक्लो वाले केस है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले आपको ब्रिजेट कार्बन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ब्रिजेट कार्बन कौन कौन से हैं, कोई बच्चा बता सकता है? ये और ये देख रहे हो, जहां से तुम्हें लगेगा कि रिंग्स कई सारी पास हो रही, कई क्या मतलब 3 ऐसा लगेगा कि वहां से निकल रहे हैं, तो ये ब्रिजेट कार्बन है। नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं बेटा? ब्रिजेट से। दोनों में से कहीं से भी कर सकते, कोई प्रेफरेंस तो दिख नहीं रही है क्योंकि कहीं पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, वरना डिसाइड करते हैं। ग्रुप कहीं भी हो, फंक्शनल ग्रुप कहीं भी हो, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, यही तो आसान है इसमें। जबकि बाकी सिंपल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें नंबरिंग बदल जाती है, स्टाइल बदल जाता है, फंक्शनल ग्रुप आने के सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। स्टार्ट कहां से करना है? हमेशा आपको कहां से स्टार्ट करना? ब्रिजेट कार्बन से। तो जैसे 1 किया मैंने, देन यू नीड टू गो विच पाथ? लॉन्गेस्ट वन, जिसमें जो सबसे बड़ा ब्रिज हो। तो अगर आप देखोगे इधर कितने कार्बन एटम का ब्रिज है? 1। इधर कितने कार्बन एटम का? 2। इधर कितने कार्बन एटम का? 3। सो मैं लॉन्गेस्ट वाले में जाऊंगा, यहां आ गया। फिर सेकेंड लॉन्गेस्ट की तरफ जाओ, तो 5, 6, 7, जो बच गया उसको ऐसा नंबर कर दो, रिमेनिंग कार्बन। इसमें तो कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे होता है? बाईसाइक्लो से। देन वी नीड टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू नीड टू मेंशन दोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डिफरेंट ब्रिजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि यही काउंटिंग किया आपने। सबसे बड़ा सबसे पहले काउंट किया, उसमें 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1। अब टोटल देखोगे 3 + 2 + 1, इसमें टोटल कितना आ रहा है? 6 कार्बन एटम। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने ब्रिजेड को अभी यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो ब्रिजेड टोटल अगर लगा दोगे तो 2 तो ब्रिजेड है और यहाँ पर 6 है, तो 6 + 2 8 हो गया। टोटल कार्बन एटम के बेसिस पे आप यहाँ ऑक्टेन लिख दो। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूज? वैसे ऑप्शंस रहेगा एग्जाम, इसलिए टेंशन नहीं लेना है बेटा, क्योंकि वो तो सही होने ही वाला। ऑप्शंस देखोगे, हल्का फुल्का आइडिया एंड यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर। कोई टेंशन की बात नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा, और कोई डाउट है इस शीट में तो बोल दो, बिकॉज आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सेकंड वन। सर क्वेश्चन नंबर 17 बता दो ना सर। 17 बताना है, ओके। सेवनटीन कहाँ गया? हाँ, ये 17 वाले में कीटोन है, पर आपसे ये है ना। 17 भी कर लेते हैं भाई।
CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH। देखो जानबूझ के वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखेगा, तुम कंफ्यूज होगे। मेन चेन डिसाइड कर रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम कई बार गलतियां कर दोगे, मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें लगेगा वो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, साइड चेन, जबकि वो मेन चेन का पार्ट होगा। तो इसको देख के कोई भी गेस कर सकता है कि जो मेन चेन होगा वो ये वाला होगा। क्या सब लोग समझ पाए बेटा? ये आपका पेरेंट चेन हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज नंबरिंग कहां से करें? तो नंबरिंग उस एंड से करना, क्योंकि ये कीटोन है, बीच में ही कहीं फंक्शनल ग्रुप आएगा। नंबरिंग उस एंड से की जाएगी जहां से वो फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट हो। तो भले ही तुमको यहाँ से मिथाइल दिख रहा है, यहाँ कुछ और भी होता तो हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम नंबर करेंगे 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, 1 2 3 4, ये तो फॉर्चुनेटली सब सेम आ गया है ना। तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और हेप्ट आएगा, इसका मतलब दिस इज रूट वर्ड एंड कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो ANE आएगा, ई हटा दोगे ओन आएगा। ओन यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा फोर्थ पे, क्योंकि आपको जब तक लुकैंड बताओगे नहीं तो कीटोन कहां पर है पता नहीं चलेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलना बेटा। और सेकंड पोजीशन और 6th पोजीशन पे मिथाइल है, दो मिथाइल एक जैसे आइडेंटिकल को हम क्या लिखते हैं बेटा? डाई। तो 2,6 डाई मिथाइल, ये आ गया तुम्हारा प्रीफिक्स वाला पार्ट। हेप्टेन 4 बताइए, किसी को डाउट है बेटा इसमें? ये जो तुमको स्पेस दिख रहा होगा, स्पेस है नहीं बेटा वो, क्योंकि हम अलग अलग टाइप से लिख रहे हैं ना, एकदम कॉन्सेप्चुअली हम लोग लिख रहे हैं। हम कोई रट्टा हुआ नाम नहीं लिख रहे हैं। हमें मालूम है कि रूट वर्ड जैसी कोई चीज है उसको हाईलाइट करना है, बिकॉज फिर कोई मिस्टेक नहीं होती एग्जाम। अगर आप केवल ये एक स्टाइल जो रहता है ना कि पूरा नाम एक साथ लिखने का स्टार्टिंग से, तो उसमें बहुत बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। यहाँ क्लैरिटी है कि रूट वर्ड है, प्राइमरी सफिक्स है, लोकैंड भी आना चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स भी आना चाहिए, प्रीफिक्सेस भी आना चाहिए, तो वो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। और बोले बेटा किसी को यूज योर माइक इफ यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन इन दिस शीट, और शुड आई डिस्कस द सेकंड शीट? इसको देख लो बेटा, कॉपी करो। चल, तो सेकंड शीट सारे बच्चे निकाले बेटा, उसके डाउट्स लिख दो जरा। सेकंड असाइनमेंट। Sir, fifth question. Fifth question. Somebody saying 10th question. और बोलो बेटा। 11. 11th question। देखो शीट का फायदा क्या है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट भी रहा होगा तो आई कैन डिस्कस हियर, कुछ ट्रिक्स होंगी वो बता दूंगा। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है नहीं आया तो जरूर पूछ लो। सर 10 तो मैंने लिखा। सॉरी ऑलरेडी। Any other question? Third, somebody saying 7th question। और बोलो बेटा। सब बोलने से अवॉइड करो। हाँ, तुम लोग लाइन से भी मत बोल दो। देखो 2 छूट रहा था तो 2 बोल दिया, इधर 6 छूट रहा था तो इसने 6 बोल दिया। ये सब चालाकियों से नंबरिंग पूरी सेट कर दोगे। और बोलो बेटा, और किसी को इसमें कोई डाउट है? और शुड आई डिस्कस नाउ? 70. 70. So now we will discuss the sheet. Second question कहता है which of the following groups can donate as well as withdraw a pair of electrons in resonance? So guys, second question, third question और fourth question ये एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सो मैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनका एक साथ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी किया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट।
और मैं आपको थोड़ा सा जुगाड़ वाला स्टाइल बताऊंगा कि बिना रटे कैसे आंसर्स निकालने इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, कोई भी ग्रुप जी दिया होगा और बोलेगा कि फाइंड जी इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, that means minus M effect group, or electron releasing group via resonance, that is plus M effect group, or both. ये स्टाइल होती क्वेश्चन, ठीक है। अगर पता कर, और इसके बाद में एप्लीकेशंस बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो सामने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, कोई रिलीजिंग है तो सामने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। बोथ जब लिखा जाता है ना तो वो सिचुएशन पे होता है। सिचुएशन का मतलब इट्स लाइक कि आप जो है पापा के सामने हैं तो पैसे मांगने वाले हैं, सिग्नल पे गए तो भिखारी को पैसे डोनेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो डुअल कैरेक्टर है वो, लेकिन सिचुएशन पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा ये मांगने वाला कैरेक्टर सिग्नल पे चालू हो जाए, पॉसिबल नहीं। मतलब इतना आप जो है आप मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं कि वहां पर जाकर आप मांगना शुरू नहीं करते, जबकि कैरेक्टर आपका मांगने वाला भी है, बट कहां पर वो डिसाइड होगा। तो बोथ में वही चीज होती है। तो कैरेक्टर बोथ में ये है कि वो प्लस एम भी बिहेव कर सकता है और माइनस एम, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। पहले आते हैं कि ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई। तो सबसे पहली चीज जी को, जिसको पता करना है कि वो क्या है, उसको बेंजीन से कनेक्ट कर दो। कर तो हम किसी और ग्रुप से भी सकते हैं, लेकिन हमको बेंजीन का ज्यादा आइडिया है, मतलब वी आर अवेयर ऑफ बेंजीन। तो अब तो मालूम है कि एक अनसैचुरेटेड अच्छा सा सिस्टम है, आई विल कनेक्ट जी विद दिस। फिर इसमें केस 1, अगर तुम्हें लगा कि बेंजीन रिंग से इस जी का जो पहला एटम है उसके पास लोन पेयर है, बाकी कुछ भी लगा हो, इफ द फर्स्ट एटम इज हैविंग लोन पेयर, बिंदास तरीके से आप बोल देना कि जी इज प्लस एम। समझ में आया बेटा? क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होगा वो देगा, ऐसा मान के चलना। जिसके पास पैसे हैं वो देगा ही देगा, ये मान के चल रहे हैं। तो ये एक अपना जुगाड़ है पता करने का कि जी प्लस एम है माइनस एम है कि बोथ है। तो यहाँ क्या आंसर निकला? जी इज प्लस एम। कैसे पता चला? पहला एटम देखना है। एग्जाम्पल देखो, ओ एच, हमें कोई मतलब नहीं कि आगे एच है कि नहीं है, ओ कनेक्ट होगा बेंजीन से, मतलब है कि ये प्लस एम वाला है। NH2, O माइनस, और बड़े ग्रुप देखो OCOCS3। सोचिए इतना बड़ा ग्रुप है, कोई लेना देना नहीं, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट एटम which you will connect with benzene ring. So these are the examples of plus M effect groups. क्या सारे बच्चों को समझ में आया बेटा? यस सर। Yes. I am trying to explain you in a simplest manner, ठीक है। और ये सब कहीं लिखा नहीं हुआ टेक्स्ट बुक में, इसलिए तुम अपनी स्टाइल से लिखते चलना, ठीक है। फिर आते हैं केस 2 में। इसका क्या जुगाड़ है? तो जो ग्रुप दिया होगा ना उसका पहला एटम देखो, और तुमने रियलाइज किया कि पहले एटम के पास लोन पेयर नहीं है। फर्स्ट एटम डज नॉट हैव लोन पेयर, बट इट इज connected with another atom by pi bond, double bond, triple bond, and another atom is actually more electronegative than the first atom. Electronegativity of E is greater than electronegativity of B. At the same time, B does not have lone pair, और कहीं कुछ हो हमें कोई लेना देना नहीं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है E अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर E अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ग्रुप G क्या बन जाएगा? -M1, मतलब विड्रॉइंग, जो यहां लिखा हुआ है, ठीक। एग्जाम्पल देखो, CHO, बड़ा आसान है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है और उल्टा ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके साथ डबल बॉन्डेड है। C डबल बॉन्डो CS3, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रुप किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, हमको पहला एटम देखना है और उससे कनेक्टेड दोनों तरफ देख लो, कहीं कोई पाई बॉन्ड है क्या? तो यस इस साइड है, और उसका जो एटम है क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यस, यानी ये ग्रुप भी वही चीज हो गई, ठीक है। हाँ, इसके बाद COOH सेम मैनर में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है।
कुछ भी यहाँ पर और लगाओ, सब में उसी तरह से ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉर दिस माइनस है। ठीक है, कुछ और नहीं देखना है, केवल देखना है कि पहले एटम के पास लोन पेयर नहीं हो और दूसरी तरफ पाई, इसको ये बोलोगे। अब देखो ये जो दो एग्जाम्पल लिखे इन्हीं से मिलते जुलते एग्जाम्पल होते हैं। जस्ट चेक दिस वन, कितना क्लोज तुमको ये दिखने में लगेगा, बट डिफरेंस देखो, इसका फर्स्ट एटम कार्बन है विच डज नॉट हैव लोन पेयर, और इसके पास नेक्स्ट पाई बॉन्डेड एक ऑक्सीजन है। सो दिस होल ग्रुप इज गोइंग टू बी व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप? माइनस है। ये कॉपी कर लो बेटा इतना। Sir, यस बेटा। so if there are odd electron, if there's an odd electron species attached to the Yes. carbon, so we'll count it as a lone pair or it will be normal? It will not be counted as lone pair, it will be considered as odd electron. Okay, okay. Most of the time we need to find hybridization shape, and there we never count that as a lone pair. We count zero lone pair. Okay, so like for NO2, Yes. it will always be withdrawing. NO2, yes, it is going to be withdrawing. Okay. Yes, absolutely. Yes, I can write NO2 also. Huh? Very good, Buddha. N double bond O and this. और इसके पास कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, वो NO2 मॉलिक्यूल होता है, ये NO2 ग्रुप है। तो इसका जो आपको अनशेयर्ड दिख रहा है ना, वो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अच्छा। शुड आई रिमूव दिस? इसमें और भी एग्जाम्पल CN भी लिख सकते हो, सब इसमें कवर हो जाएगा। Somebody saying, sir, we have to compare electronegativity only in pi bond. Yes, बेटा, उसी केस में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो शिफ्ट किधर करेगा उस पर उसी से डिसाइड होता है ना। इसको हटा दें। हाँ सर। अब देखो केस 3 का तुम्हें जुगाड़ बताते हैं, बिल्कुल सिंपल है। केस 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 and 2। एक ग्रुप G दिया हुआ है, तुमने कनेक्ट किया इसको बेंजीन रिंग से, तुमने रियलाइज किया कि जो पहला एटम है उसके पास लोन पेयर है और वो पाई बॉन्डेड भी है किसी के साथ, और दूसरा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपका ये बोथ वाला कैरेक्टर हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और अपना लोन पेयर दे भी सकता है सिचुएशन पे। वो सिचुएशन तुम्हें रिएक्शंस में पता चलती है, तो तब तक के लिए केवल इसको याद रखना है कि अगर ऐसा आया देन इट विल एक्ट एज बोथ। फॉर एग्जाम्पल देखो N डबल बॉन्ड, N के पास लोन पेयर है और साथ में नाइट्रोजन इज पाई बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉनिक देन नाइट्रोजन, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? बोथ। इसी तरह से केस 4, केस 4 में क्या होगा कि तुमको ये पता ही नहीं चले कि किधर शिफ्ट कराएं। मतलब एक कोई बी है डबल बॉन्डेड विद बी, कोई लोन पेयर नहीं है, कुछ निकाली पाई बॉन्डेड, और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो हमें नहीं पता चल रहा है ना कि हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कराएं इलेक्ट्रॉन्स को कि राइट में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। तो ये भी बोथ की कैटेगरी में आएगा। जैसे अगर लिखा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस विल बी विड्रॉइंग एज वेल एज रिलीजिंग। सबको समझ में आया बेटा? ये कॉपी कर लो इसको भी। सर केस 3 में तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। यस, दैट इज, वही तो आपने कंडीशन लिखा है कि ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O इज ग्रेटर देन केस 1 का कॉम्बिनेशन है। सर उसके ऊपर आपने कंडीशन लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन। नहीं, ये बाय मिस्टेक हो गया। वेरी गुड बेटा, लाइट करवाया आपने, इसको करेक्ट कर लेना बेटा। वो मैंने बोला ना केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन। Yes, केस 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E की ज्यादा थी, इसलिए मैं E लिख रहा हूँ सो दैट आप इलेक्ट्रोनेगेटिव सोचें उसको। Sir, can you explain again the case 4?
केस 4 में कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी बेटा. यू जस्ट नीड टू चेक कि ये जो पाई बॉन्डेड दो एटम्स है ना वो एक जैसे हो, मतलब आइडेंटिकल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि इट विल द पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. सो इट द पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन गो एनीवे. सो in that case, like CH double bond CH2, you can see carbon carbon pi bonded, so same electronegativity. So here you say plus M as well as minus. Okay. Yes sir, got it. Thank you. कोई भी मतलब एक बड़ा सा मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया तो ऐसा लगेगा ये एक ग्रुप हो गया हमारे लिए. तो ग्रुप में ये कार्बन है, ये कार्बन है, अपना फोकस इस पे ही केवल सेम है, इसका मतलब ये भी बोथ की कैटेगरी में आएगा. Should I remove this? इसमें केस 5 भी ऐड कर लो. तो उसमें क्या होता है कि अगर पहला एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जैसे मान लो कि वो BH3 है, ठीक है ना, BH2 है, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट क्या मतलब, विड्रॉ करेगा. सो इन दैट केस आपका वो हो जाएगा माइनस. एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस. So perhaps now you will be able to answer this question. जो second आपने पूछा मुझसे या third पूछा, it is easy for you now. Clear है बेटा? Yes. Okay, so I'm removing this page. So we did second question, we did third question. Fifth question में electron density at benzene. It's an application actually now. Fifth question, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो सबसे पहले तो आप देखो कि जो COO ET है ना, I can write this as C double bond O ET like this. So the first का बताइए किस केस को बिलोंग कर रहा है, केस 1 2 3 4, विड्रॉइंग है, रिलीजिंग है, माइनस M प्लस M. व्हाट शुड आई राइट? Case 2. तो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस. तो बताइए बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम होगी. कम हो जाएगी. फैंटास्टिक, वेरी गुड बेटा. अब दूसरा एग्जांपल देखो, लिखा है OCOET. तो इसको थोड़ा कंडेंस था, इसको ओपन किया तो ये ऐसा हो गया. नाउ जस्ट चेक ये कौन से केस को बिलोंग करेगा, ये ग्रुप फर्स्ट केस, यानी दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस. तो बताइए रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी. देखो जरूरी नहीं कि आप सब कर पाओ, लेकिन ऑप्शंस होगा ना उसमें एग्जाम में. तो अगर हल्का फुल्का भी आपने आइडिया लगा लिया ना तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर. मतलब ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट मैनर में सब आ जाए अपने को, लेकिन एक आइडिया आते ही तुम आंसर टिक कर पाओगे. 4 ऑप्शन से ज्यादा तो देगा ही नहीं, कितना कंफ्यूज करेगा वो. अगर थोड़ा बहुत भी आपने आपको ठीक कर लिया आपने तो सब सही हो जाएगा. फिर इसके बाद CH3 है. CH3 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ये हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रूव होता है. अभी शायद उतनी ज्यादा मैं बता नहीं पाऊं, लेकिन ये इसको बोलते हैं वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप. क्या नाम देते हैं बेटा इसको? वीकली मतलब ये उतना अच्छा नहीं है लोन पेयर के जैसा, बट लेकिन ये भी एक्टिवेट करता है. तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बट शायद उतनी नहीं बढ़ेगी जितना लोन पेयर की. बस इतना याद रखोगे और बाकी सब तो केसेस से कर लोगे. ये आया NHCO. बताइए ये किसको बिलोंग करेगा बेटा? लोन पेयर है? नहीं है तो वहां ड्रॉ करना है बेटा. नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब लोन पेयर वाले होते हैं. ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. हाँ, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. अब याद रखना कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन कम, तो इट इज इजी फॉर नाइट्रोजन टू गिव इलेक्ट्रॉन. यानी अगर मुझे ऑर्डर वाइज लिखना हो तो अगर निगेटिव चार्ज है तब तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा रेजोनेंस के कंपैरिजन में, वरना तो नाइट्रोजन इज मोर केपेबल रेजोनेंस वाइज, वरना नाइट्रोजन इज मोर केपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स देन ऑक्सीजन. ये ऑर्डर होता है
अगर उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बिहेव करना है वाया रेजोनेंस। क्या आप मेरी बात समझ पाए? निगेटिव है तो बहुत ही ज्यादा है उसका। अदरवाइज नाइट्रोजन सिंस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस होल्ड कर पाएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो प्लस होल्ड नहीं कर पाएगा। यानी इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, फिर आप देखो इसके बाद हम लिखते हैं जिसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन आता है, बैड वाला। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है लेकिन उसके घर वाले भी छीन रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर समझ लो कि पापा जो है पैसे भिखारी को देना चाहते सिग्नल पे, लेकिन बेटा खुद भी मांग रहा है, तो उतना पैसा भिखारी को नहीं दे पाएंगे। आप ऐसे कॉमन सेंस इसको याद रख सकते हो। देखो ये दोनों काफी मैच करते हुए हैं इन दोनों के उससे। तो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन OH से ज्यादा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, वैसे इस नाइट्रोजन को इस ऑक्सीजन, बाकी सब एक जैसा बिहेवियर इनका। इसके घर पे भी बेटा पैसे मांग रहा है, इस पे भी मांग रहा है, तो ये भी उतना नहीं दे पाएगा सिग्नल पे, ये भी उतना नहीं दे पाएगा रिलेटिवली, लेकिन आपस में ये कंपैरिजन करेंगे तो ये ज्यादा दे पाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का ऑर्डर निकाल दिया वाया रेजोनेंस। इसका फायदा क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग में पूछेगा तो ये वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा। दैट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द ऑर्डर। तो ये वाला तो बहुत ही आसान निकला। इस वाले में तो सबसे ज्यादा कौन करेगा? सबसे कम तो इसका होगा, ये तो क्लियर। और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सबसे एंड में आना चाहिए फर्स्ट, कुछ भी हो जाए। और सबसे पहले किसको आना है बेटा? नाइट्रोजन वाले को, तो यानी फोर्थ पहले आएगा। फिर ये ऑक्सीजन लोन पेयर वाला है तो ऑफकोर्स वही आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आते भी। किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, वरना कॉपी करो इसको। एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से लिखना है आपको। There are many things which we discuss during exercise discussion। तो इससे कई सारे फायदे होते हैं कि जैसे रेजोनेंस में आपने बोला हमने पढ़ लिया, बट फिर भी कई सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, तो नाउ इट विल बी इजी फॉर यू। Let me know if you have copied beta. सर वो ऑक्सीजन पहले क्यों आता है NH2 के? ऑक्सीजन NH2 से पहले नहीं आए, ये इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ वो सर। माइनस है इसकी वजह से, नेगेटिव अच्छा हाँ, ओके ओके। है ना। वो माइनस साइन ही सिंबल दिखा रहा है कि भाई यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ से जो देगा। हो गया सर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपने लोगों ने पूछा था? 6th है ना, 6, 7, 10th। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट d ऑर्बिटल रेजोनेंस। बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहली चीज है कि जैसे ऑक्सीजन है वो तो अपना लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर p ऑर्बिटल में ही होगा। Cl p ब्लॉक एलिमेंट है, उसका लोन पेयर भी p ऑर्बिटल में होगा, वो भी लोन पेयर p ऑर्बिटल वाला ही दे रहा है। D वाले में कार्बन का लोन पेयर है और कार्बन भी p ब्लॉक है, तो p ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। जो B ऑप्शन है उसमें लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है।
और अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, ये तो ये एक ऐसा केस है यहां पर कि ये जो फॉस्फोरस ऑर्बिटल, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन फैमिली का है एलिमेंट तो 4 वैलेंसी से ज्यादा कर नहीं सकता ये। और अगर उसके ऊपर जाना है यानी सुपर ऑक्टेट बनाना है तो उसको कौन से ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा बेटा? एमटीडी ऑर्बिटल। इसके पास होता नहीं है एमटीडी ऑर्बिटल, यहां पर एमटीडी ऑर्बिटल मिल जाएगा, यहां पर नो एमटीडी ऑर्बिटल। समझे ना? दिस इज द एग्जाम्पल वेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव लाइक दिस। कहां पर उनको एकोमोडेट कराएंगे हम? फॉस्फोरस के एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें डी ऑर्बिटल, जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है फॉस्फोरस का, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? सर क्लोरीन में भी डी ऑर्बिटल क्लोरीन में भी डी ऑर्बिटल है, लेकिन क्लोरीन को डी ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ रही, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि उसके पास लोन पे है। देखो तुम्हारे पास पॉकेट खाली हो सकती है, लेकिन Yes, sir. तुम्हारे पास भरे हुए पॉकेट ज्यादा हैं, तो तुम सिग्नल पे हमेशा पैसे दोगे जाकर। तो आप ऐसा मानकर चलोगे कि सीएल के पास सिंस लोन पेयर है तो वो देने का काम करेगा। लेने का काम तभी कर सकता है जब उस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आए और एम्प्टी ऑर्बिटल उसका फिर यूज होगा। ठीक है? हाँ सर, समझा। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लगा दिया, क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर एमटीडी ऑर्बिटल नहीं है? यस सर, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑर्बिटल ही नहीं। हाँ, नहीं, पी ब्लॉक का तो है लेकिन सेकेंड पीरियड हाँ, है। सेकेंड पीरियड। यस सर। सेकेंड पीरियड पे नो एमटीडी है ना, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, यस सर। है ना? रेजोनेंस होगा नीचे के हिस्से में होगा, नाइट्रोजन के साथ उस तरह का रेजोनेंस नहीं होगा जैसे फास्फोरस कर रहा है। चलो, इसके बाद 7th क्वेश्चन भी था ना परहैप्स? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो 7th वाले में तुमको मैं एक somebody saying something. Your voice is cracking. आई Are थिंक you सर saying? गलती से माइक ऑन है उसका। Okay. I thought he's saying something. 7th में अगेन एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। Something it talks about resonance energy. आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्या बेटा अभी तक? Yes. हाँ सर। So उसमें रेजोनेंस एनर्जी बढ़ा दिया? नो। नहीं सर। नहीं यार इसी में थोड़ा बहुत रीड करते हुए पढ़ा था। अच्छा, ओके। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया आपका? नहीं सर। सर सर केवी फिजिक्स वाला KVPY खत्म हो ट्रैक गया, में खत्म हो गया। केमिस्ट्री वाला नहीं। अच्छा, केवीपीवाई वाले ट्रैक में रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाया? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, तो बॉन्ड एंथैल्पीज नहीं पढ़ाया क्या? बॉन्ड एंथैल्पीज, ब्रेकिंग ऑफ एंथैल्पी बॉन्ड। जस्ट चालू। Yes. हाँ सर, अभी जस्ट चालू। अच्छा, चलो, नो इश्यूज। आते हैं बैक टू दिस। रेजोनेंस एनर्जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको याद रखने का स्टाइल बताता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी उसको बोलते हैं बाय विच सिस्टम मतलब कंपाउंड गेट्स स्टेबलाइज्ड। ठीक है? तो ये वो एनर्जी है जिससे कंपाउंड स्टेबलाइज होता है। ठीक है? तो मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बेंजीन एक्चुअल ये है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? एक्चुअल एक्चुअल कॉमन सेंस है, एक्चुअल विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल। लेकिन आपको दिया कौन सा स्ट्रक्चर होता है रिएक्शंस वगैरह में? ये वाला। तो इनकी जो डिफरेंस एनर्जी की होती है ना, उसी को क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस। और मोस्टली उसको माइनस के साथ इंडिकेट करते हैं क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है? ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उससे एक स्टेटमेंट, सारे आंसर्स। मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन implies
मोर रेजोनेंस एनर्जी। याद रख पाओगे ये चीज? जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। नाउ हाउ डू वी चेक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन? उसके अपने पॉइंट है। तो उसमें जिस भी केस में एरोमेटिक दिख जाए तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, एज कंपेयर टू ये। इसके अलावा व्हेन यू राइट रेजोनेंस ड्यूरिंग राइटिंग, इफ चार्ज सेपरेशन मैं वर्ड लिख रहा हूं फिर उसका समझाऊंगा। इफ चार्ज सेपरेशन देन लेस रेजोनेंस एनर्जी। पहले इतना कॉपी कर लो, देन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन। लेट मी नो, कॉपी कर लो तो। नॉन एरोमेटिक, देखो एरोमेटिसिटी स्टेबलाइज करती है किसी चीज को, एंटी एरोमेटिसिटी उसको डीस्टेबलाइज करती है, ऐसे याद रखना। तो नॉन एरोमेटिक जो ना तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो उसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। तो धीरे धीरे मैं और थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने सारी चीजें एकदम अच्छे से इन डेप्थ की हुई हैं, हमने मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो मैक्सिमम चीजें करनी चाहिए वो की हैं। तो उसमें थोड़ी चीजें याद भी करने को बोला था आपको, वो भी करना है, और बीच बीच में छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिससे आप चीजों को डील कर पाए, क्वेश्चंस को डील कर पाए। सेवेंथ एथ क्वेश्चन में पूरा डिस्कस करूंगा बेटा, कि सो दैट आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मिलता जुलता आप डील कर पाओगे। Should I remove this page बेटा? Yes, sir. चलो, एज आई टोल्ड यू कि मैं सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन पूरा डिस्कस करूंगा, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको कम आता है मुझे मालूम है। तो सेवेंथ का जैसे ए देखो बेटा, पहले तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। CH3COH को ओपन करके लिखो तो ऐसा दिखेगा, इससे तुम्हें पता चलेगा रेजोनेंस हो रहा है कहाँ हो रहा है। सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है उसको हटा दो, केवल एनाइनिक पार्ट मैटर करता है अपने लिए, वो ऑर्गेनिक है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखकर बताओ, अगर मैं इसका रेजोनेंस लिखूं तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऐसे ड्रॉप करेगा या आगे बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा CH3C, यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, एंड सिंस ऑक्सीजन हैज गिवन इलेक्ट्रॉन उस पे प्लस आ जाएगा। एम आई करेक्ट? ये सबको समझ में आया बेटा रेजोनेंट कैसे लिखा मैंने? हाँ सर। Yes, sir. ये वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें तो वो स्वैपिंग वाला स्टाइल। अब मेरे को ये बताओ किसमें चार्जेस जनरेट हो गए लिखते समय रेजोनेंस? पहले बात। पहले इसको कहते हैं चार्ज सेपरेशन।
सेपरेशन कभी भी प्लस प्लस का नहीं होता, सेपरेशन कभी भी माइनस माइनस का नहीं होता, सेपरेशन प्लस माइनस का हो। अरे भाई, जो आपस में एक दूसरे को पसंद करेंगे ना, उनको जब आप अलग करोगे वो सेपरेशन कहलाता है। प्लस प्लस तो पहले से ही नफरत करते हैं, उनको उनको आप दूर रखोगे तो उसको सेपरेशन नहीं बोला जाता है। तो यहां पर हम बोलेंगे रेजोनेंस रिजल्ट्स इनटू चार्ज सेपरेशन। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। नॉट अ बेट या बेस्ट या जैसा भी, या मैं अगर कंपैरिजन वाइज लिखूंगा तो इन दोनों में ऐसा लिख देंगे कि दिस इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बताइए किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा बेटा, बोलो। दूसरी Second. वाली। समझ में आया सब बच्चों को? लिख लो बेटा। सर चार्ज सेपरेशन कब होगा वो वापस रिपीट कर सकते? जब तुम रेजोनेंस लिखोगे तो पहले कोई चार्ज तुम्हें यहाँ किसी भी एटम के ऊपर नहीं दिख रहा है। अब तुम्हें एक एटम के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस, तो प्लस माइनस आ गया, जीरो था, जीरो को तुमने प्लस माइनस कर दिया, यानी जीरो के अंदर वो चार्जेस छिपे हुए थे, पास में रखे थे, तुमने उसको दूर कर दिया, दैट इज सेपरेशन। अब इससे अच्छे से नहीं बता सकता सेपरेशन क्या होता हाँ सर समझ गया। है ना। इसके पास पहले से ही माइनस है, वही टहल रहा है, इसके पास कोई सेपरेशन नहीं हुआ चार्ज का। आई होप आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे होंगे कि रेजोनेंस चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है और क्यों खराब हो रहा है। चार्जेस आएगा तो सिस्टम को अनस्टेबल बनाएगा। मुझे फटाफट बताते रहिए जैसी कॉपी हो जाए, सो दैट अपने को कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कर लें। हो गया सर। अब देखो इसका 7 का ही बी वाला, अगर इसमें तुम देखोगे पहले वाले में रेजोनेंस करा दो तो यहां पर माइनस आया, यहां डबल बॉन्ड हो, कोई चार्ज सेपरेशन हुआ क्या बेटा? लेकिन इसमें देखो, इसमें देखो, ये जब अपना लोन पेयर ऐसे बढ़ाएगा, इसने भी बढ़ाया था, लेकिन इस वाले में कोई चार्जेस नहीं थे, इसलिए अब चार्जेस आ गए। बताइए क्या चार्ज सेपरेशन दिख पा रहा है तुमको रेजोनेंस की वजह से? Yes, sir. हाँ सर। जबकि यहां नो चार्ज सेपरेशन। कौन बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? First. फर्स्ट। इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। फर्स्ट। बस आंसर लिख लो सब लोग। हो गया सर। क्या बेटा, अब तुमको ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता दोनों में। 7 का सी देखो बेटा, बेंजीन रिंग दिया हुआ है फालतू में, मेन ये है जहां आपको आंसर मिलेगा। एक कंपाउंड ये है, अगर मैं इसका रेजोनेंस दिखाऊं तो बेंजीन रिंग तो सेपरेट है, इसका आपस में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस समझ में आया बेटा? इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश किया, ये आगे गया। अब ये एक केस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? ये दिया है O-।
अब O माइनस तो भाई बेंजीन के साथ ही रेजोनेंस करेगा और कहीं रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, यहां माइनस आ गया, O पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये और आगे रेजोनेंस कर सकता है, ये उधर डबल बॉन्ड जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, फिर ये और रेजोनेंस कर सकता है। सो मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाउ, यहां पर आएगा माइनस चार्ज, यहां पर आएगा, ठीक इस तरह से रेजोनेंस करता चला जाएगा। अब इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां ज्यादा आ रहे हैं, बट जब कभी भी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाए जो बिल्कुल एक जैसे दिखने में हो, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं बेटा? Equivalent resonating structures. समझ लो ट्विन्स है ये। एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्रू आउट, यहां भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव है, यहां भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव है, देन दिस सिस्टम विल बी greatly resonance stabilized. Resonance stabilized. Even though less number of resonating structures. क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? मैं आपको घरेलू एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ऐसा सोचो कि एक ही इंसान के मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि दो चेहरे हैं और दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो कोई इसको देखे या इसको देखे, उसके माइंड में वही एक पर्सन रहेगा, यानी वो पर्सन हर जगह स्टेबल है। आप इसको देखो उसको देखो, सब जगह एक ही चीज दिखाई दे रही है, मतलब वो चीज ज्यादा स्टेबल हो रही है। जबकि यहां पर अगर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो ये सब तुम्हारे माइंड में नहीं आएंगे, ये सब अनस्टेबल हो गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब तुम इसको देख रहे होगे तो ये तो दिख रहा होगा, बाकी सब अनस्टेबल होंगे उस टाइम पे। तो मतलब अगर सबके चेहरे एक जैसे नजर आ जाए तो वो चेहरा हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल हो। आई होप थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे। परहैप्स हो सकता है वैसा एग्जांपल ना लग रहा हो, बट ये रफ वे में आप सोच सकते हो कि अगर सब चीजें एक जैसी दिखने लगे तो वो चीज बहुत स्टेबल होगी, क्योंकि हर चीज जगह वही दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है तो वही स्टेबल मान लिया जाता है। तो वापस वही बन रहा है रेजोनेट होकर। हाँ, लेफ्ट में वही, राइट में वही, एवरीवेयर वही तो स्टेबल हो जाएगा ना, जिसको गॉड बोल देते हैं, सब जगह गॉड ही गॉड है। तो वो उस सेंस में भी कैसे भी सोचो, एक ही चेहरा अगर हर जगह नजर आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो जहां पर भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बट वो माइनस चार्ज कभी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो ज्यादा है, लेकिन वही माइनस चार्ज कार्बन को मिल गया, जबकि कार्बन लेस केपेबल है, तो केपेबल जो होगा उसी को माइनस मिलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो गई बेटा? First. फर्स्ट फर्स्ट वाले वाले की। की। ये हाईलाइट कर लेना आप। हाँ, देखिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाऊं, वरना तो जो इसके एक्चुअल मेथड्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जो बाद में आपको पढ़ाए भी जाएंगे उस स्टाइल से। शुड आई रिमूव दिस? सर यस बेटा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन से हो, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला कि ऊपर वाला कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? दोनों साथ में होंगे तभी वर्क करेगा। ओके सर। दोनों साथ में होंगे तो ही वर्क करेगा, बट अदरवाइज देर आर मेनी इक्विवेलेंट वाले केसेस जो वो नहीं होते वहां पर, मतलब वो उससे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। ओके सर। Should I remove this? हाँ सर। अब इसमें सेवेंथ का ही डी देखो। बिफोर आई टेल यू सेवेंथ का डी, मैं कुछ डेटा आपको देता हूं। ये बेंजीन रिंग है,
इसमें रेजोनेंस होता है, उसके रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये डेटा बड़ा यूजफुल है। और इसको देखो, इसको बोलते हैं नैप्थलीन। नैप्थलीन, इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है, 2 बेंजीन है, कितना होना चाहिए बेटा इसका रेजोनेंस एनर्जी? 72 होना चाहिए, इसका होता 62 है। इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर ये 2 बेंजीन होता ऐसा, तो ये सेपरेटेड है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रेजोनेंस कर रहे हैं, लूप बनाते हैं, और यहां पर भी यू कैन सी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है। दोनों सेपरेटेड एरोमेटिक है। जबकि इसमें अगर तुम रेजोनेंस बनाओगे, इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यू विल रियलाइज कि अगर पहला रिंग आपको 6 पाई का दिख रहा है, तो दूसरा वाला 4 पाई ही नजर आएगा। क्या तुम देख पा रहे हो? यानी कि इट इज नॉट 6 पाई का सेपरेटेड लूप। तो एरोमेटिसिटी किसमें ज्यादा अच्छी आती है? एरोमेटिसिटी तब ज्यादा अच्छी आती है जब उनके पास इंडिविजुअल लूप हो जो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पर आप, मैंने बताया होगा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हकल रूल होता है जो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की वैल्यू 1 डाल दो तो 6 पाई का लूप आ जाता है। तो 6 पाई बड़ा पॉपुलर लूप होता है, बेंजीन उसका फेमस एग्जाम्पल है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहां कितना रेजोनेंस एनर्जी होगा, तो बताइए कितना होगा बेटा? लेकिन वही रेजोनेंस एनर्जी यहां डिक्रीज कर दी। तो गेस करिए बेटा कि अगर मैं 3 ऐसे लगा दूं और मैं 3 ऐसे लगाऊं, तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? नीचे वाले। नीचे वाली। इसकी रेजोनेंस एनर्जी करीब करीब 82 होती है, जबकि इसकी 36 × 3 होती है। आई होप थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट में हम डील कर पाएंगे। इसको कॉपी कर लो बेटा। सुधा। डन, वेरी गुड। एक और चीज यहां पर लिख लेना, देर आर फ्यू हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने शायद पहले लेक्चर में दिया होगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, जिसमें परहैप्स एक नाम मैंने ये वाला दिया होगा, इसको पायरोल कहते हैं। बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है पायरोल। इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है करीब करीब 16 किलो कैलोरी पर मोल। और ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसलिए मैं जानबूझकर वैल्यू लिख रहा हूं। अगर इसको आप याद भी कर लोगे एग्जाम से पहले, तो भी हो सकता है काम चल जाए। इसको फ्यूरान कहते हैं। नाइट्रोजन इज मोर केपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाता है। इसका होता है 22 किलो कैलोरी।
फिर भी बेंजीन से कम है। देखो कई बार बेंजीन और ये 2-3 कंपाउंड्स ले लेगा और बोलेगा राइट द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे आंसर लिख देना। फिर एक कंपाउंड होता है बड़ा पॉपुलर, पाइरिडीन। पाइरिडीन, इसका रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन जैसा ही है, लेकिन एग्जैक्ट बेंजीन नहीं है, बीच में नाइट्रोजन आ गया, इसकी वजह से वैल्यू कम हो गई। और फिर आता है एक सल्फर के साथ, इसको थायोफिन कहते हैं। इसका एक्सेप्शनली अलग हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और हमको अभी इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। 29 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये 4 पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, इनको जरूर कॉपी कर लेना, हो सकता है इनमें से कोई आपको एग्जाम में मिल जाए। बेंजीन और बोलो बोलो। दूसरे और लास्ट का नाम क्या लिखा है आपने? दूसरे वाले का नाम है फ्यूरान, FURAN। सॉरी, उल्टा मैंने लिख दिया यार, यहां पर मेरे को लिखना है फ्यूरन और ये लिखना है पायरोल। अब सही हुआ। हाँ, ये पायरोल है, ये फ्यूरान है, ये थायोफिन है, ये पायरिडीन है। ठीक है बेटा। लेट मी इन्फॉर्म, अगर कॉपी कर लिया हो तो। यस सर, हो गया। So what is the last one? लास्ट में थायोफिन बेटा, THIOPHEN। Let me know if you all have copied. Yes, sir, done. हाँ सर। Okay. एक तो ये चीज हो गई। अब आते हैं बैक टू दिस 7th का ई वाला। डी हो गया ना बेटा सबसे, 7th के ई में देखो, पहले वाला कंपाउंड एरोमेटिक है और उतने ही डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा बेटा? अभी बताया था। हाँ, एरोमेटिक। यस, बस ये भी हो गया। सर एंटी एरोमेटिक क्या होता एंटी एरोमेटिक से स्टेबिलिटी कम हो जाती है बेटा, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बनता है। रेजोनेंस वहां भी होता है, लेकिन उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बनता है। कंडीशन जो होती है, मैंने शायद बताया भी होगा, एरोमेटिक की जो कंडीशन होती है कि उसमें रिंग होनी चाहिए जो कि प्लेनर होनी चाहिए, जैसे कि बेंजीन वाली रिंग। उसके बाद उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस सिंपल नहीं होना चाहिए, उसमें 4n पाई का लूप होना चाहिए। ये बताया है बेटा सबको ये मैंने। एग्जाम्पल ये एंटी एरोमेटिक में सब कुछ यही है, पहला रूल वही है, दूसरा रूल भी यही है, तीसरा जो रूल है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का चलता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि इफ कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक देन इट इज डीस्टेबलाइज्ड, वो एग्जिस्ट नहीं करता। और जो एरोमेटिक होता है वो एग्जिस्ट भी करता है, उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे ये साइक्लो ब्यूटाडाइन, जिसमें आपको 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप भी बन रहा है। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? है? आपने दोनों में सेम लिखा है। सर वो 4n+2 होना चाहिए। हाँ सर, 4n+2। अरे इतनी मिस्टेक आज कैसे हो रही है? 4n+2 पाई। सर इसमें एन की वैल्यू क्या होगी सर? एन कुछ भी हो सकता है, एन कोई ना तो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कुछ नहीं, खाली n 1 2 3 4 डालते चले जाओ। ठीक है, यस सर। जैसे यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन से मैच कर गया, और 6 पाई कब आता है? जब n की वैल्यू 1 रखते हैं। और ये दोनों को बिलोंग नहीं करेगा तो दैट विल बी नॉन एरोमेटिक। शुड आई रिमूव दिस बेटा? एक सेकंड। हाँ, इसका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल याद रखना बेटा, वो एग्जाम में आ भी सकता है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि बेटा इसको देखो, इसको देखो,
तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? क्या देख पा रहे हो ठीक से? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है? 8. होना क्या चाहिए था? एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये प्लेनर नहीं रहा, प्लेनरिटी कंडीशन लूज कर गई, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो। अब ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये मालूम होना चाहिए तभी हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल एग्जांपल, जो तुम्हें लगेगा कि एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट इट इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। व्हाई? बिकॉज इट एग्जिस्ट एज टब शेप। ठीक है, ये भी लिख लो आप। एक और एग्जांपल दिखाता हूं एक्सेप्शनल वाला। 2 एक्सेप्शनल लिख लोगे तो काफी है, बाकी सब नॉर्मल आएंगे। इसको देखो बेटा और देखकर बताओ इसको बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप आ रहा है बेटा इसमें? 10. 10। तो ये क्या होना चाहिए था? Aromatic. बट ये होता है नॉन एरोमेटिक। तो ये भी 2 एक्सेप्शनल याद रखना, इसके बाहर का नहीं पूछेगा वो। Sir, again, because it's not planar. इट्स बिकॉज कि इसके जो 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, इसकी वजह से प्लेनारिटी लूज कर देता है ये। The 2 hydrogen atoms are so close to each other, they start interfering each other. As a result, ring is not planar. ठीक है? Yes. If you have copied, let me know. Okay. अब देखो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में फर्स्ट कंपाउंड जो है वो ये है, सेकेंड कंपाउंड ये है। तो सेकेंड कंपाउंड बेटा ठीक से ड्रॉ कर लो, परहैप्स उसमें एक ऑक्सीजन मिसिंग है। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूं तो क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सारे। हाँ सर। तीनों इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर तुम इसमें लिखोगे तो बिलीव मी कुछ तुम्हें एक जैसे नजर आएंगे, कुछ में 4 सेपरेशन नजर आ जाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो? Yes, sir. तो विच वन इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज? लेफ्ट। बस, मोर रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? पूछा लेकिन लेस रेजोनेंस एनर्जी है, ध्यान देना बेटा। Should I remove this? एक सेकंड। यस सर। Okay. Now check 8th B. 8th B is interesting. Immediate you'll get answer. Just focus on the number of pi electrons loop में। बता सकते हो क्या? 2 + 2 यानी कितना आ गया? ये किस चीज को इंडिकेट करता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। 4 पाई है ना, एरोमेटिक 2 पाई 6 पाई इस तरह से चलता है। ओके सर। एंटी एरोमेटिक 4 पाई 8 पाई, तो 8 पाई अनफॉर्चुनेटली वहां पर आ गया, अलग बात है, नहीं तो सीक्वेंस वो वाला है।
और ये कंपाउंड क्या होगा बेटा, एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? यहाँ भी 2 + 2 4 है नॉन एरोमेटिक। ये, लेकिन यहाँ लूप नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू हैव लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब जाकर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होता है. ये क्या कहलाएगा, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक का ज्यादा होगा. जबकि एट्थ का डी देखो बेटा, एट्थ का डी कैन यू सी, प्लस सिंगल डबल, देयर इज रेजोनेंस, बट हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? प्लस मीन्स 0, पाई मीन्स 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई. 2 पाई मीन्स 4n + 2 पाई, n 0 रख दो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, दैट मीन्स एरोमेटिक. और जबकि दूसरा वाला क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक. तो बताइए किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? एरोमेटिक। यस, हो गया ना. देखो कितनी आसानी से सारे आंसर्स निकल रहे हैं. सी वाला कैन यू सी, पहला एंटी एरोमेटिक है. यस सर। यस, फटाफट कॉपी कर लो. देखो सब आसानी से अब आपसे हो पा रहे हैं. तो जो डिफिकल्ट वाला था वो मैंने पूरा क्वेश्चन तुमसे डिस्कस किया सो दैट आपके लिए ये इजी हो जाए. अच्छा, 10th क्वेश्चन में आपसे अगर पूछूं तो बता सकते हो विच वन इज हैविंग मोस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर? बी. वेरी गुड बेटा. अभी मैंने वैल्यूज दिए आपको. अगर वैल्यूज याद भी नहीं होगा ना तो एक रफ आइडिया तो होगा ना, अरे सर ने कुछ सर दिया था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हैं ना? नहीं, ज्यादा उसको नहीं सोचना है बेटा, है ना. अच्छा, नहीं तो okay. गलत हो जाएगा. मतलब यहाँ फिट होगा फिर कहीं और गलत हो जाएगा. तो इंपॉर्टेंट Okay. कंपाउंड्स का मैंने जानबूझकर वैल्यू दिया हुआ है. Okay, sir. So actually, I thought that sulfur is least electronegative. So नहीं, दैट इज ओके, वो काफी जगह पर फिट होगा, बट वो क्या होता, पीरियड बदल गया. अगर ये सेम okay. पीरियड के लिए होता देन इट इज वैलिड. वो साइज वाइज नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. हाँ, yes, sir. Should I remove this? Yes, sir. Okay. Ninth question, or similar to ninth question, there will be questions like they will ask to compare bond lengths. तो bond length के जब भी क्वेश्चन आए तो bond length more implies bond Bond strength, energy less. Less. bond strength less, या फिर bond energy less. ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे. यहां पर आपको रेजोनेंस वाली स्टाइल में डील करना है. पहली चीज, ट्रिपल बॉन्ड विल बी स्ट्रेंथ वाइज मोर देन डबल बॉन्ड, मोर देन पार्शियल डबल, मोर देन सिंगल. ये किस चीज का है? स्ट्रेंथ का ऑर्डर. और लेंथ का इसका उल्टा कर दो. ठीक है. तो कहीं पर जैसे मैं 9th क्वेश्चन को ही पिक कर लूं तो इसमें आपको सीओ के लिए पूछ रहा है. सीओ, तो जैसे पहला कंपाउंड देखो, क्या तुम्हारा सीओ रेजोनेंस में है? यस, डबल सिंगल डबल. दैट मीन्स दिस बॉन्ड इज व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? पार्शियल डबल. ठीक. बी वाले में देखो, क्या वो सीओ रेजोनेंस में है? Yes, sir. और ज्यादा रेजोनेंस में है. तो दैट मीन्स ये, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से ये डबल से सिंगल बन रहा है. डबल इज बिकमिंग सिंगल, डबल इज बिकमिंग सिंगल, सो मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर. जितना रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा उतना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, बिकॉज इनिशियली इट इज डबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट इज बिकमिंग सिंगल. सी वाले में कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं. डी वाले में कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं. दो ही पार्शियल डबल है, दो प्योर डबल वाले हैं,
पार्शियल डबल वाले में ये ज्यादा सिंगल है तो इसका लेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया बेटा? किसी को कंफ्यूजन हो तो इमीडिएट यू आस्क। हाँ सर बी में पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा? बी में भी पार्शियल डबल है ना, पार्शियल डबल है बट इट इज मोर सिंगल। पार्शियल डबल मतलब बीच का बॉन्ड है, सिंगल है या डबल के बीच का, बट ज्यादा सिंगल की तरफ या ज्यादा डबल की तरफ। ओके तो सर। उसमें ज्यादा रेजोनेंस हो गया तो ज्यादा सिंगल की तरफ चला गया। इसमें भी डबल इज बिकमिंग सिंगल, but here resonance is less because double single double only, here double single double, so more resonance, more single bond character। ठीक है? यस सर। आप देखो किसी ने 11 क्वेश्चन पूछा है क्या बेटा? हाँ सर। Oh, should I remove this page? Yes. Am I audible बेटा? Yes. Yes, sir. Okay. It got disconnected. So I was telling you कि in these types of questions the best strategy is you break the bond which is in between pi bond actually and try to write plus minus in such a manner that both rings become aromatic. So which side will you write plus and which side will you write minus to make both rings aromatic? So if I write plus this side, it will become a loop of 2 pi electrons. And if I write minus with the lone pair, it will be now a loop of 6 pi. How? 2 plus 2 plus 2. So this is also indication of aromaticity. This is also indication of aromaticity. So both rings aromatic. That means dual system. Aromatic, aromatic. Am I audible, beta? Something is. I'm not able to hear you, beta. हाँ सर अभी मेरी आवाज आवाज आ रही सर अभी आ रही So, yeah. स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. और ये मैंने एक्सप्लेन किए सुनाई दिया क्या आपको? सर आधा ही आपने जो भी एक्सप्लेन किया सुना। नहीं, स्क्रीन में आपको एक पूरा दिख रहा है क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप मैंने लिखा हुआ है, हाँ लूप सर, ऑफ हाँ 2 सर। पाई। हाँ सर वो भी। सो आई टोल्ड यू कि आपको ये बॉन्ड पाई का तोड़ देना है, प्लस माइनस लिख देना है, और प्लस माइनस ऐसा लिखना कि किधर प्लस दो माइनस दो, ऐसा दो कि सो दैट दोनों रिंग्स एरोमेटिक, कोशिश होनी चाहिए दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन जाए, जो मेरी यहाँ बन गई। इधर भी 2 + 2 + 2 6 पाई दिख
इधर 0 + 2 यानी 2 दोनों एरोमेटिक हो गए. दिस इज चीज एज सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच में. यस सर. So I was speaking. Am I audible बेटा? Yes, sir. तो वो पहला एग्जांपल आपने कॉपी कर लिया था बेटा. देखो थर्ड एग्जांपल में भी सेम मैनर में यू कैन डू. आवाज ब्रेक हो ना मेरी तो इमीडिएट बता देना बेटा, नहीं तो क्या है, मैं कंटिन्यू तो करता हूँ, मेरे को बाद में रियलाइज होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम. सर आपको पहुंचेगी क्या आवाज हमारी? हाँ मुझे आ रही है आपकी आवाज, बोलो. मतलब अगर आपकी आवाज ब्रेक हो रही हो तो फिर हमारे भी आपको नहीं पहुंचेगी ना? नहीं नहीं, मतलब मैं क्या उधर देख नहीं रहा हूँ ना नेटवर्क की तरफ, मेरा फोकस पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में है. तो बीच बीच में यू नीड टू से समथिंग, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया. अच्छा ओके सर. ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ और बाद में ये पता चलता है कि नेटवर्क की गड़बड़ है. ये इसमें दिया हुआ, दिस इज द थर्ड वन एक्चुअली, दिस इज द जेड वन. इफ यू ट्राई टू राइट प्लस माइनस अगेन आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, you will realize here if you write minus here, this will be aromatic. 6 pi loop
and plus here you will realize 6 pi electrons loop aromatic. क्या समझ में आया बेटा कैसे मैंने दोनों Yes, aromatic बना दिए? यानी ये भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड करेगा. Here also it tries to become single bond. But look at the second one, that is Y. Even if you try to break both the rings, दोनों को पॉजिटिव चार्ज चाहिए और प्लस दोनों को तो दे नहीं सकते, एक को माइनस देना पड़ेगा और एक को प्लस. अगर आपने सोचा कि इसको चलो मैं प्लस दे देता हूं, ऊपर की रिंग एरोमेटिक हो जाएगी तो नीचे वाली 4 पाई की लूप हो जाएगी. कैन यू सी? एंटी. तो ये नहीं चाहेगा ना कि इसका बॉन्ड ब्रेक हो, ये इसी फॉर्म में रहेगा. यानी कि जो Y वाला है ये मैक्सिमम डबल बॉन्ड होल्ड करेगा और जो X वाला था, और जो Z वाला है, उन दोनों में मोर सिंगल बॉन्ड. तो बताइए किसका बॉन्ड सिंगल ज्यादा होगा बेटा? सॉरी, किसका बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा बेटा? वाई में. अब दो सिंगल में किसका सिंगल कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो जिसके में पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप ज्यादा वाला मिला. किसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप ज्यादा मिला बेटा? पहले वाले में. हाँ, क्योंकि इस वाले में तो इधर तुम्हें 6 पाई का मिल रहा है बट नीचे वाले में 2 पाई का लूप मिल रहा. तो इस वाले में यानी अगर मैं सिंगल कैरेक्टर लिखूं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? Z greater than X greater than Y. Am I clear to everyone? yes. एंड याद रखना जो रोटेशन मॉलिक्यूल का होता है वो डबल बॉन्ड में हिंडर्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में फ्री होता है. यानी सिंगल बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल कैन रोटेट फ्रीली, व्हाइल डबल बॉन्ड के अबाउट द रोटेशन इज कंसिडर्ड एज हिंडर्ड. Huge amount of energy is required if you want to rotate molecule. So यहां आंसर का ऑर्डर क्या होगा बताइए बेटा? YXZ. यस, ठीक है, ये चीज लिख देना. रोटेशन मैं ये कराने वाला हूं. एक्चुअली मुझे आज ये कराना था, दैट वाज पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म. तो रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज hindered, इतना लिख लो. दैट इज इनफ फॉर टुडे. टुडे मतलब इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड रोटेशन अबाउट सिंगल इज फ्री रोटेशन, सिंगल बॉन्ड. इसको कॉपी कर लो बेटा. So that is due to the pi bond, na? पाई बॉन्ड, यस बेटा. आप मुझे बता दीजिएगा बेटा अगर आप थक गए होंगे, बिकॉज आपके जेईई के लेक्चर्स भी होते हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी क्वेश्चंस. सर आज कुछ नहीं था. अच्छा, सर आज बहुत अच्छी क्लासेस बात. थी सर. Somebody is saying, sir, could you go to the last slide? Beta, there is no last slide because वो नेटवर्क इशू हुआ ना. सो दिस इज द ओनली स्लाइड आया. Should I remove this beta? No. Let me tell you, this 11th question is a standard question. जब एग्जाम में आएगा ना तो एग्जैक्टली यही 3 कंपाउंड्स रेगुलर मैनर में पूछे गए हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन में चेंज. They will ask which one, write the order of single bond character, write the order of double bond, write the barrier rotation, etc. etc. So different ways of asking questions for the 3 compounds.
हो गया सर। हो गया सर। अच्छा, हैव यू आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 12? देखो स्टार्टिंग में 12 पूछा था क्या आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। सर एक बार Reaction, बता दो ना सर, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिएक्शन AgNO3। कौन से कंपाउंड AgNO3 से रिएक्शन करते हैं? हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल RX, इफ RX gives stable carbocation after removing X minus, then we say RX will give precipitate with AgNO3 solution। समझ में आया मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, just see this compound. This is iodine, I. You try to remove this, write the carbocation and check whether carbocation is stable or not. Here also, iodine, just remove, write carbocation, check whether stable or not. Here also, iodine is there, just remove, write carbocation and check whether stable or not. If you see the first case, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है बट एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, 0 फ्रॉम हियर, 2 फ्रॉम हियर। कैन यू टेल मी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 pi electrons loop, which indicates what? Aromatic. इसमें काउंट करिए बेटा, 2 प्लस 0 प्लस 2 कितना आया? 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या इंडिकेट करता है? Anti. एंटी एरोमेटिक। इस वाले को क्या बोलोगे? Non-aromatic. What is the order of stability? Aromaticity will make system more stable. Yes. Then non-aromatic, Aromatic. then anti-aromatic. So as per the order of stability of carbocations, your reaction will also be decided. आप देख लो, क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? Yes. इसको भी लिख लो। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, same concept is used for hydrolysis. Hydrolysis of RX, right? RX hydrolysis means reaction with water. That means 13th question in the same manner.
सर मुझे लास्ट स्लाइड से डाउट है, वो आपने एंड में लिखा था ना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का वो ऑर्डर, वो आप रिपीट कर सकते हैं? ये हाँ, थर्ड कंपाउंड इन Z will have maximum single bond character, then X and then Y. ठीक है सर, तो रोटेशन का उसका क्या क्या रिलेशन ये होगा? लिखा है बेटा, रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज हिंडर्ड, यानी मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मींस फ्री रोटेशन। ओके सर। ठीक है, ये कॉपी कर लिया बेटा, ये वाला स्क्रीन। आई विल एक्सप्लेन दिस 13th क्वेश्चन, एक और करूंगा फिर आप रेस्ट करिएगा। 13th क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस का है, बट मैं इसका ऑर्डर निकाल के दिखाऊंगा, तो सो दैट ऐसा कोई क्वेश्चन आए या इससे मिलता जुलता, देन यू विल बी एबल टू आंसर इजीली। ठीक है, लेट मी नो मैं स्क्रीन हटा दूं कि नहीं। ओके बेटा, somebody saying done. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर मैं 13 सॉल्व कर रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो सबके लिए क्या लिख दो बेटा, राइट कार्बोकैटायन। तो ए के लिए कार्बोकैटायन आप लिखोगे तो ये है, रेजोनेंस हो रहा है प्लस का, स्टेबिलिटी हो रही है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी। लेकिन ये कार्बोकैटायन एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, इसमें टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि कार्बन आयंस वगैरह में ऐसा नहीं है, जहां रेजोनेंस होगा वहीं ज्यादा स्टेबल होगा। ये एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी रखता है एज कंपेयर टू दीज टू। ठीक है, डी वाले में अनफॉर्चुनेटली ब्रिजहेड वाला एग्जाम्पल है, और ब्रिजहेड पे कार्बन हाईली अनस्टेबल होता है। ब्रिजहेड कार्बन कांट हैव प्लस और डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल, हाईली अनस्टेबल। तो और इसका ऑर्डर अगर देखोगे स्टेबिलिटी का, तो सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी, ये ऑर्डर होगा। तो बताइए बेटा लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? सी। नहीं नहीं, डी होगा ना। हाँ सॉरी सर। लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, लीस्ट रिएक्टिव, हो गया आंसर। कॉपी कर लो बेटा इसको और फिर आप रेस्ट करो। और बाकी क्वेश्चंस एसिड वाले हैं, बेस वाले हैं, और उसका डिस्कशन मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया है। परहैप्स आपको सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लेना। ठीक है, मैंने जानबूझकर इसका पूरा डिस्कशन किया शीट का, बिकॉज रेजोनेंस का मैंने उतना आपको पढ़ाया नहीं था, और आपने बोला था हमको आता है, फिर भी हमने यहाँ पर उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कर लिए। तो नाउ यू विल बी एबल टू डील विद क्वेश्चंस इन एग्जाम। सर मुझे समझा, बोलो बेटा बोलो। सर समझा नहीं, डी सी वो आपने आंसर कैसे निकाला? क्योंकि डी सबसे अनस्टेबल होगा ना। हाँ, तो जो हाईली अनस्टेबल हो रहा है रिएक्टिव होगा ना सर। नहीं नहीं है, समझे नहीं, ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है तो आरसीएल टूटेगा ही नहीं ना। अच्छा अगर अच्छा, हाँ टूटने सर। से कोई चीज अनस्टेबल हो रही है तो टूटेगा क्यों? मान लो कि मेरा दोस्त है, उसके जाने से मैं दुखी हो जाऊंगा, तो मैं दोस्त को जाने नहीं दूंगा ना। हाँ सर। Copy this and then you can leave it. सर ब्रांच चेन हमेशा स्टेबल होती है सर। ब्रांच चेन ये क्या होती है? सर आपने लिखा है सी ऑप्शन में एक्सेप्शन स्टेबल। ये टर्शरी कार्बोकेटायन इसको बोलते हैं बेटा। कार्बोकेटायन का एक्सेप्शनल एग्जांपल होता है, बाकी सब में रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसको बोलते हैं टर्ट कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, इंडक्टिव भी लगता है, और एक्सट्रीम वे में लगता है, इसीलिए एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। ये जब तुम नॉर्मल जे के लेक्चर्स में ज्यादा डिटेल में करेंगे सब लोग, बट अभी के लिए इसको केवल याद रखना है। ठीक है, यस सर। ऑर्डर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्शरी के बाद बेंजाइल, बेंजाइल के बाद ये एलाइन। Those who have copied they can leave. सर आप केवीपीवाई ग्रुप के एडमिन को कह सकते हो कि टाइम टेबल भेजे आपसे।
पीवी भाई ग्रुप के एडमिन, कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उनको मतलब आप सेंट अपने ब्रांच मैनेजर को बोलिए बेटा, ओके सर। है ना, वो आपको फॉरवर्ड करवा देंगे। चलो सर आप आइसोमेरिज्म वाला शीट भी शेयर कर दीजिए। अभी उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं शीट दूंगा। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय। सर यस बेटा। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं? This one? यस सर, तो यहाँ पे अरोमेटिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं, जिसका कार्बोकेटायन एरोमेटिक बन रहा है यस यस वो एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यस बेटा। ओके। ओके सर आप वो डी वाला वापस समझे, मुझे अभी भी नहीं समझा वो कौन सा डी वाला बेटा? ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में। इसकी बात करो, जब हाँ। भी ब्रिजेट कार्बन पे प्लस आएगा ना, ब्रिजेट एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है, ये कभी प्लेनर नहीं हो सकता, और कार्बोकेटायन या डबल बॉन्ड कहता है स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, तो स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। कोई कहता है तुम्हें प्लेनर रहना पड़ेगा, और वो प्लेनर होने की हालत में ही नहीं है, तो सिस्टम क्या होगा बेटा? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है तो आरसीएल ब्रेक नहीं हो पाएगा। ब्रेक तभी होगा जब कार्बोकेटायन स्टेबल, और ब्रेक नहीं हो रहा तो रिएक्शन क्यों होगी? ओके सर, समझा। समझे? अब मैं नेल्स को कट कर सकता हूँ, क्योंकि नेल्स कट करने के बाद मैं खुश हूँ, फिंगर कट नहीं कर सकता ना अपनी, क्योंकि हाँ, उसके सर। बाद मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, और अनस्टेबल हुआ तो मैं फिंगर क्यों हटाऊंगा? मतलब वो पार्ट हट ही नहीं सकता। द सिस्टम इज हाईली स्टेबल, नो रिएक्शन देयर। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। ओके।